हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम के बारे में समझ लेते हैं। स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है वो है एमिशन स्पेक्ट्रम और उसमें भी एक पार्ट लाइन स्पेक्ट्रम। अब हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का हम स्टडी कर सकते हैं और उस स्टडी से हमें कौन कौन से बहुत ही मेन पॉइंट मिलेंगे। फिर बाद में हम इसमें रेडवर्क फॉर्मूला भी देखेंगे और उसमें N1 और N2 की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं। रेडवर्क फॉर्मूला हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है ये भी देखेंगे हम इसमें। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक जरूर करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपकी एक डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें हाइड्रोजन गैस फिल की गई है और उसी के स्पेक्ट्रम को हम स्टडी कर रहे हैं। जो डिस्चार्ज ट्यूब से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है हम उसको स्लिट से पास करते हैं और फिर हम फाइनली उसे प्रिज्म से पास करते हैं। प्रिज्म से जो रेडिएशन निकलता है उस रेडिएशन की स्टडी हम एक स्पेक्ट्रोग्राफ पर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो एक स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया गया है वो इसका डिटेल व्यू नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए बताया गया है ताकि हमें पता चल सके कि प्रोसेस कैसे होती है। डिटेल व्यू मैं आपको बताता हूँ। जब हम स्पेक्ट्रोग्राफ की स्टडी करते हैं तो उसमें हमें 5 तरह की लाइन मिलती हैं। मतलब ये है कि उसमें 5 सीरीज मिलेंगी, 5 अलग अलग ग्रुप में कुछ लाइंस मिलेंगी जिसको हम कुछ ऐसे देख सकते हैं। देखिए, ये सपोज दैट एक स्पेक्ट्रोग्राफ है और इस स्पेक्ट्रोग्राफ में कुछ ये लाइन है, एक ग्रुप हुआ, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है और ये चौथा ग्रुप है और ये फिफ्थ ग्रुप है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में जो डिस्टेंस या नंबर ऑफ लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको ये पता चल जाएगा कि वो लाइंस एक्चुअल में क्या शो करती हैं तो आपको सारी डिस्क्रिप्शन आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें जो पहली लाइन है वो कहते हैं लाइमन सीरीज। मींस इसमें जो ग्रुप ऑफ लाइंस हैं उसको सीरीज कहा जाता है जो एक साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग है। दूसरा है बाल्मर सीरीज, तीसरा है पास्चन सीरीज और उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद पिफंड। ठीक है, ये आपके सामने कितनी सीरीज हो गई हैं? 5 सीरीज हो गई हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पिफंड। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं जो इसका एक फॉर्मूला होता है रेडवर्क फॉर्मूला, और फिर उस रेडवर्क फॉर्मूला में जो भी क्वांटिटीज हैं, वेरिएबल्स हैं, हम उनके बारे में समझेंगे और बाकी जो इमेजेस आपके सामने हैं उनका सिग्निफिकेंस भी समझेंगे। अब इसमें है रेडवर्क फॉर्मूला। ये रेडवर्क फॉर्मूला है न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। बेसिकली ये जो रेडवर्क फॉर्मूला है वो न्यू बार या वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए है और इसमें जो ये आप देख रहे हैं आर है, ये है रेडवर्क कांस्टेंट। आर है रेडवर्क कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। एज अ रिक्वायरमेंट आप इसको मीटर या नैनोमीटर पिकोमीटर में ले सकते हैं। जो ये जेड है वो है एटॉमिक नंबर। अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के जो सवाल होते हैं वो होते हैं कि N1 और N2 क्या है। तो देख लीजिए कि N1 N2 क्या है। अब इसमें हमने लिया N1 और ये N2 और अब इसमें मैं ले रहा हूं ये लाइमन सीरीज पहली बारी, फिर उसके बाद बाल्मर सीरीज, फिर उसके बाद पास्चन, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद पिफंड। अब आप इसमें देख लीजिए
जो N1 की वैल्यू होती है वो पर्टिकुलर सीरीज के लिए कांस्टेंट होती है, मींस वो अलग अलग क्वेश्चन में आप देखेंगे चेंज नहीं होगी। जैसे लाइमन के लिए 1 है, बाल्मर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, अब उसके बाद जो N2 की वैल्यू है वो लाइमन जैसे जो N1 की वैल्यू है उसके जस्ट अगली होगी। जैसे कि हम लाइमन सीरीज के लिए समझ सकते हैं कि N1 की वैल्यू अगर 1 है तो N2 की जो वैल्यू होगी वो उसकी जस्ट अगली यानी 2, 3, 4 हो सकती है। अब देखिए इसमें क्या है, ये 2, ये 3, ये 4 डैश डैश डैश, ये 3, 4, 5 डैश 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 और ये 5, 6, 7, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूं। ये हो जाएगा 4, 5, 6 डैश डैश डैश, 5, 6, 7 डैश 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 और ये 6, 7, 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 का जस्ट अगला, 2 का जस्ट अगला, ये ठीक है। अब ये तो आप मुझसे कहेंगे कि ये तो आपने याद करने के लिए कह दिया कि N1 और N2 की वैल्यू ये होती हैं, लेकिन अब क्वेश्चन अभी भी यही है कि N1 और N2 है क्या। आपको पता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो सेल होते हैं, जैसे ये देखिए इस तरीके से। तो यहां पर ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो इसमें जो 1, 2, 3, 4 हैं वो सिंपल सी बात सेल हैं। तो यहां पर भी मैंने जब लाइमन, बाल्मर, पास्टन इन सब के लिए N1 और N2 की वैल्यू बताई है वो बेसिकली सेल ही हैं। ठीक है, अब हम वेवलेंथ किस चीज के लिए निकाल रहे हैं? रेडबर्ग फॉर्मूला में जो वेवलेंथ हम निकाल रहे हैं वो बेसिकली किस चीज के लिए निकाल रहे हैं? वो निकाल रहे हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। अब एक बात है, आपको पता होगा कि E इज इक्वल टू क्या होता है, hc/λ। मतलब ये है कि एनर्जी अगर रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है तो सिंपल सी बात है उसकी वेवलेंथ भी होगी। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है तो वो एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। इसका मतलब उसकी वेवलेंथ निकलेगी। तो जहां पर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे से इनिशियल से फाइनल में ट्रांसफर हो रहा है, तो जो उसमें नंबर ऑफ सेल होगा वो डिसाइड करेगा कि N1 और N2 क्या है। और N1 और N2 की वैल्यू जब आप पुट कर देंगे तो उससे आपको मिलेगा वेवलेंथ। वो वेवलेंथ उस एनर्जी से एसोसिएटेड होगा जो रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक जो ऊपर मैंने पिक्चर डाउनलोड की है वो बता रहा हूं। देखिए यहां पर ये वाली पिक्चर, इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं। मैंने अपने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के वीडियो में बताया है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है। आप उस वीडियो को देखकर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पता कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि जब न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं तो एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तब आप देखिए यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या है, n इज इक्वल टू 1 से ये किस में जा रहा है, n इज इक्वल टू 4 में, यानी लेस एनर्जी के ऑर्बिट से सेल से हायर एनर्जी के ऑर्बिट या सेल्स में ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका मतलब इस केस में इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो यहां पर जो ट्रांजिशन हो रहा है कहां से कहां तक, N1 से N4 में। तो अब आपको पता है N1 किसके लिए होता है लाइमन सीरीज के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन N1 से N4 में जाएगा तो उससे जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आएगी। वो वेवलेंथ किस सीरीज को बिलोंग करेगी, लाइमन सीरीज को। मैं फिर से बता देता हूं, जैसे आप यहां पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन N1 से N4 में जा रहा है। अब जो N1 है वो डिसाइडेड है कि वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है।
इसका मतलब ये जो लाइन है वो किस में आएगी, लाइमन सीरीज में। अब जब N1 से N2 N4 में जाएगा तो उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी और वो वेवलेंथ किस में बिलोंग करेगी, लाइमन सीरीज में। अब आप देख लीजिए जैसे कि यहां पर ये वाली चीज है, इसमें क्या हो रहा है, N1 इज इक्वल टू 2 यानी सेकेंड सेल से वो किस में जा रहा है, फिफ्थ सेल में जा रहा है। तो फिफ्थ सेकेंड सेल कौन सी होती है, बाल्मर सीरीज। तो इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो किस में बिलोंग करेगी, बाल्मर सीरीज में। ठीक है, आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं, ये इमेज भी देखिए। यहां पर जब ट्रांजिशन कहीं से भी हो, मींस 2 से 3 से 4 से 5 से या 6 से, लेकिन वो लास्ट हो जाए किसमें, n इज इक्वल टू 1 में, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहे सेकंड सेल से फर्स्ट में आ रहा हो, चाहे 6th सेल से फर्स्ट में आ रहा हो, 7th सेल से फर्स्ट में आ रहा हो, तो उसको कहा जाएगा कि उस केस में जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है उसकी जो वेवलेंथ की लाइंस होंगी वो किसको बिलोंग करेंगी, लाइमन सीरीज को। अगर कोई ट्रांजिशन लास्ट हो रहा है n इज इक्वल टू 2 में यानी सेकंड सेल में, तो वो किसको बिलोंग करेंगी, बाल्मर सीरीज में। तो आप यहां पर देख सकते हैं n इज इक्वल टू 2 में ये ब्लू लाइन लास्ट हो रही हैं, यानी इनका ट्रांजिशन खत्म हो रहा है n इज इक्वल टू 2 में, तो ये बाल्मर सीरीज होंगी। जब ये n इज इक्वल टू 3 में लास्ट हो रही हैं तो इसका मतलब पास्टन सीरीज, n इज इक्वल टू 4 में तो ये ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर भी मैंने कुछ ऐसा ही बताया है जो आप किसी एटम को देखकर समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं जो ट्रांजिशन है वो n इज इक्वल टू 1 में खत्म हो रहा है तो लाइमन सीरीज, n इज इक्वल टू 2 में खत्म हो रहा है बाल्मर सीरीज, n इज इक्वल टू 3 में खत्म हो रहा है पास्टन, n इज इक्वल टू 4 में तो ब्रैकेट, n इज इक्वल टू 5 में तो पेफंड। ठीक है, ओके। तो अब एक चीज और आप जान लीजिए कि जो बाल्मर सीरीज होती है वो जब हम वेवलेंथ निकालते हैं तो उसकी वैल्यू विजुअल रीजन में लाई करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बाल्मर सीरीज है वो कौन से रीजन में है, विजुअल रीजन में। मतलब हमें सिर्फ यही वेवलेंथ की जो एनर्जी है वो दिखाई देती है, बाकी जो लाइमन, पास्टन, ब्रैकेट और फंड ये नहीं दिखाई देते। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको मैंने इस वीडियो में सबसे पहली बात क्या बताई कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उससे जो स्पेक्ट्रोग्राफ मिलता है उसमें कितने तरीके की लाइन होती हैं, रिडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है, और रिडबर्ग फॉर्मूला में जो N1 और N2 है उसकी वैल्यू हम कैसे डिसाइड करते हैं। आप देख सकते हैं ये N1 और N2 की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे। N1 और N2 बेसिकली ट्रांजिशन है, मींस एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है, दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है, वो चीज को ये शो करता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है तो कब एब्जॉर्प्शन होगा, कब रिलीज होगी एनर्जी, वो भी मैंने बता दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में जाकर ट्रांसफर होता है, मतलब अप टू फर्स्ट सेल, किसी भी सेल से अप टू फर्स्ट सेल, तो उसको लाइमन सीरीज, अप टू सेकंड सेल बाल्मर सीरीज। इस तरीके से मैंने आपको स्टेप वाइज ढंग से पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विद फॉर्मूला समझा दिया। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई और क्वेरीज हो मुझे जरूर पूछिए, और जो भी मेरे तरफ से जो अच्छे से अच्छा कंटेंट हो सकता है, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको बेस्ट मिले। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।